मान लिया जाए कि इस बार देश से नक्सलवाद जड़ से खत्म हो चुका है, सरकार की 31 मार्च की डेडलाइन आते आते सीपीआई माओवादी, जो कि नक्सलियों की पार्टी है, उसके बड़े नेतृत्व में से तमाम बड़े नेताओं का या तो सफाया हो चुका या उन्होंने सरेंडर कर दिया, और जो बचे थे अर्बन नक्सल्स, उनके पीछे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी काफी समय से पड़ी हुई थी, और सूत्रों के हिसाब से एनआईए का कैंपेन अर्बन नक्सल्स के खिलाफ लगातार जारी रहेगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है, अलग अलग मौकों पर ये घोषणाएं हुई हैं, अलग अलग राज्यों ने कहा है कि वहां से उन्होंने अपने यहां से नक्सलवाद को खत्म कर दिया है, लेकिन नक्सलवाद फिर से सिर उठा के खड़ा हो गया। इस बार ऐसा क्या खास है कि नक्सलवाद का जड़ से खात्मा हो जाएगा? इस बार की घोषणा में ऐसी क्या नई बात है? ये सब जानने के लिए हमने बात किया नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पूर्व चीफ वाईसी मोदी से। मोदी साहब असम मेघालय कैडर के आईपीएस अधिकारी रहे हैं, 1984 बैच के सीबीआई में रहे हैं, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग में रहे हैं, और एनआईए के चीफ तो थे ही। तो आइए उनसे जानते हैं कि इस बार क्या सावधानी बरतने की जरूरत है कि नक्सलवाद दोबारा से सिर न उठा पाए। मोदी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस तरीके से दोबारा से नक्सलवाद को हिंदुस्तान में अपने पांव जमाने से रोका जा सके, तो इसके लिए क्या क्या सावधानी बरतने की जरूरत? राजेश जी, हमारे को नक्सलवाद की बैकग्राउंड में जाना होगा। एक्चुअली 70s से ये जो मूवमेंट, तो मैं इसको नहीं कहूंगा, 70s से जो ये आतंकवाद का दौर शुरू हुआ और ये धीरे धीरे भारत की 12 स्टेट्स में फैल गया, जिसको सिक्योरिटी वालों ने रेड कॉरिडोर कहना शुरू किया। तिरुपति से पशुपतिनाथ तक, उस तरह से हमारे देश का 20% जो भाग है, टेरिटरी है, वो रेड कॉरिडोर में बदल गई थी। और जनसंख्या का भी लगभग आप यूं समझिए 10% के आसपास जनसंख्या भी इस रेड कॉरिडोर में देश की कवर होती थी। इसकी अब मैं ज्यादा उस बैकग्राउंड में नहीं जाऊंगा कि उसके क्या कारण थे, कैसे ये बढ़ा और किस तरह से अल्ट्रा लेफ्टिस्ट ने एक नैरेटिव क्रिएट किया इनजस्टिस का। वास्तव में रीजन ये था कि सरकार की पहुंच वहां तक नहीं थी, क्योंकि वो इंटीरियर एरियाज थे, डीप एरियाज थे, और वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ मेन लैंड तक टच कर गया। और मेरा ये मानना है कि ये जो रिमूवल, नक्सलवाद पर जो काबू पाया गया है, ये भारत की सुरक्षा की दृष्टि से, इंटरनल सिक्योरिटी की ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है पिछले 10 सालों की। लेकिन ये दोबारा ना हो, ये क्योंकि ये बेसिकली एक आइडियोलॉजी है, जिस आइडियोलॉजी को आइडियोलॉजी के मानने वाले लोगों का सरेंडर हुआ है। ज्यादातर जो लोग हैं उनका सरेंडर हुआ है, जो सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं थे उनका न्यूट्रलाइजेशन हुआ है, और कुछ को जो है भारतीय इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी लाइक एनआईए ने जिनको पकड़ा है, ओवरग्राउंड वर्कर, जो ओवरग्राउंड सपोर्टर्स थे, उनको पकड़ा और उनको प्रोसिक्यूट किया गया है। इस मामले में एनआईए का सबसे बड़ा योगदान जो अर्बन नक्सल्स थे उनको पकड़ने में हुआ, क्योंकि ये लोग अपने आप को, क्योंकि सोसाइटी के एकेडमिक लोगों में थे, अपने आप को पढ़े लिखे लोग क्लेम करते थे, उन लोगों पर हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हाथ नहीं डालती थी। एनआईए ने अपने प्रोफेशनलिज्म का इस्तेमाल करते हुए इन लोगों को पकड़ा और प्रोसिक्यूट किया। इनमें काफी लोग लंबे समय तक जेल में भी रहे, और उससे जो इनका ओपन सपोर्ट का जो सिस्टम था उसको समाप्त किया गया। लेकिन जिन लोगों ने सरेंडर किया है, वो एक पर्टिकुलर पॉलिसी के तहत उन लोगों को सरेंडर किया गया।
तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि जो उन लोगों को प्रॉमिस किया गया था वो धनराशि उनको प्रोवाइड करी जाए, उनको जो 2 या 3 साल का जो जो भी सपोर्ट मिलना था वो दिया जाए, उनको प्रॉपरली रिहेबिलिटेट किया जाए। क्योंकि हम लोग सब जानते हैं सरकार में होता क्या है कि जब वो चीज कोई भी सब्जेक्ट जब प्रायोरिटी का होता है उस पर जी जान से काम होता है, लेकिन एक बार अचीव होने के बाद जो उसका फॉलो अप है उसमें ढील हो जाती है और उसमें फिर ये डेंजर सदा ही रहता है कि वो दोबारा अपने पनप ना जाए, दोबारा पैदा ना हो जाए। तो इसमें सबसे बड़ी चीज जो है, जो भी इन लोगों के लिए स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज चलाए जाने हैं वो चलाए जाएं, जिन्होंने सरेंडर किया है, जो उनको प्रोमिस्ड अमाउंट है वो उनको मिले और उनको गेनफुली एम्प्लॉय किया जाए। और जो आई डोंट नो अभी उस बारे में क्या विचार है कि कुछ इन लोगों की बटालियन भी रेज करी जाए और ताकि ये मुख्य धारा में सब लोग आ सकें और मुख्य धारा का पार्ट बन सकें। मुझे ध्यान है, मैंने असम में काम भी किया है, उल्फा के जो सरेंडर्ड लोग थे उनमें से काफी लोग जो है उन दिनों उल्फा के जो सरेंडर्ड लोगों को सुल्फा कहा जाता था, सरेंडर्ड उल्फा, और उनमें काफी लोग दोबारा क्राइम की तरफ चले गए थे, आतंकवाद की तरफ ना भी गए हों तो वो क्राइम में चले गए थे ओवरग्राउंड होने के बाद। तो इस बात का ध्यान रखना जरूरी होगा, हमारी जो एजेंसीज हैं डेवलपमेंट का जो काम देख रही हैं, स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसीज, कि ये लोग मुख्य धारा में शामिल हों, जो जो भी इनका वादा किया गया है वो पूरा किया जाए, मॉनिटरिंग की जाए। इनफैक्ट जितने भी जो लोग जिन्होंने सरेंडर किया है उन सबको डिफरेंट ऑफिसर्स को अलॉट किया जाए जो उनकी एक्टिविटीज को रेगुलरली देखें और उसके बारे में हायर अप्स को रिपोर्ट भेजें। एक सिस्टम बनाना होगा, अदरवाइज ये वही खतरा बना रहेगा। और दूसरा, इंडिविजुअल्स के अलावा जैसे जो इन लोगों ने नैरेटिव क्रिएट करते थे, स्पेशली रिगार्डिंग स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, जो जो भी वो हमारे को जो अब जितना जबरदस्त डेवलपमेंट का प्रोसेस सरकार ने चलाया है इन एरियाज में, उसको भी उस टेम्पो को मेंटेन करना होगा। तभी जिस तरह से सड़कें बनी हैं, जिस तरह से हॉस्पिटल्स की बिल्डिंग बनी है, बैंकों की ब्रांचें खुली हैं, उन सब पर वही उस तरह का थ्रस्ट जारी रहना चाहिए। तभी ही ये लोग वापस उस मेन धारा में आएंगे और इनका दोबारा लौटने का खतरा कम हो जाएगा। देखिए, जो किसी भी जिस तरह से ये आइडियोलॉजी पिछले 50 साल में यहाँ तक पहुंची थी, उसको वापस खत्म होने में भी समय लगेगा। हमने उनकी एक्टिव कार्डर्स को न्यूट्रलाइज कर दिया है, उनको सरेंडर करवा दिया है, कुछ को प्रोसिक्यूट कर दिया है, लेकिन जो अल्टीमेट कंट्रोल तो उस आइडियोलॉजी को खत्म करने से होगा जो उनके मेन आइडियोलॉग रहे हैं। तो इसलिए वो तभी खत्म हो पाएंगे जब जो है सरकार, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है या बाद में भी जो राज्यों में सरकारें हैं, वो उस जो भी उस विचारधारा को समाप्त करने के लिए काम रेगुलरली करते रहें। ऐसा नहीं है कि ये इंसिडेंट पूरे मतलब समाप्त हो जाएंगे। हो सकता है इक्का दुक्का इंसिडेंट हो भी, लेकिन उसमें हमें घबराने की जरूरत नहीं है। सिक्योरिटी एजेंसीज को बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। पर ये जो भी इस कड़ी में काम हुआ है उसको अगले कम से कम पूरे दशक में, अगले 5 से 10 साल तक पूरी उसी तरह से टेम्पो से जारी रखना होगा। तभी जो है हमारी जो अचीवमेंट है
ये लॉन्ग लास्टिंग बन पाएगी, अदरवाइज ये इनके वापस लौटने का खतरा बना रहेगा। सर, हमने देखा कि पुलिस बहुत दफा पुलिस और पैरामिलिट्री काफी दफा कामयाब रही नक्सलवाद को कुचलने में अलग अलग मौकों पर। आजादी के तुरंत बाद जो उस वक्त की हैदराबाद रियासत थी, जो बाद में आंध्र प्रदेश बना, वहां पे 1950-51 में नक्सलवाद ने सिर उठाया और उसको कुचल दिया गया। सिमिलरली 1967 की नक्सलबाड़ी का चारू मजुमदार के नेतृत्व में जिस तरीके से वहां पे नक्सली सिर चढ़कर बोलने लगे, वो भी बंगाल पुलिस की कार्रवाई में खत्म हो गया। इसके बाद अगर हम देखें तो अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश में बहुत ही सिलसिलेवार तरीके से नक्सलवाद का खात्मा किया गया, लेकिन उसके बाद नक्सली आंध्रा से भागकर छत्तीसगढ़ में चले गए, जो कि एक नया बना हुआ राज्य था और स्टेट की जो वहां पे पहुंच थी वो थोड़ी कमजोर थी। और जब छत्तीसगढ़ में 2008 में नक्सलियों के खिलाफ कैंपेन शुरू हुआ, आप जानते हैं कि किस तरीके से दिक्कतों का सामना करना पड़ा, और आज ये सिचुएशन है कि आज छत्तीसगढ़ से भी नक्सलवाद का खत्म हो गया, उड़ीसा में भी, आंध्रा में भी, और झारखंड में भी। इसी तरीके से बंगाल में जंगल महल में कार्रवाई की गई 2014 में, वहां पे भी ये मसला खत्म हो गया। तो पुलिस कार्रवाई से नक्सलवाद का खात्मा हमारे मुल्क में बार बार अलग अलग राज्यों में अलग अलग वक्त पे हुआ है, लेकिन क्या हम ये मान ले कि इस बार का जो नक्सलवाद का समूल नाश जिसकी हम बात कर रहे हैं, इस बार का नक्सलवाद का जो उसको क्रश किया गया, वो पिछली बार के कार्रवाई से किस तरीके से अलग है? देखिए, मेरा ये मानना है कि इस बार में और पहले में ये अंतर ये रहा है कि पहले जो है ये सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम की तरह से ट्रीट किया जाता रहा। इस बार डेवलपमेंटल एजेंसीज, राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, सब ने जो है मिलके काम किया है, और इसमें जो समस्या के मूल तक जाने का जो प्रयास किया गया है, उससे मैं समझता हूं कि इसके दोबारा वापस आने के चांसेस काफी कम है, और प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है वो काफी कमिटेड लगती है कि इसको समाप्त करने के लिए, इसका जड़ से इसको निकालने के लिए। तो मेरा ये मानना है कि अगर जो भी डेवलपमेंटल प्रोसेस जो एजेंसीज हैं उसको अगर अपना पूरा ध्यान देंगी, तो जो ये फॉल्स नैरेटिव क्रिएट किया जाता रहा है अल्ट्रा लेफ्टिस्ट के द्वारा, उस पर जो है वो दोबारा उस नैरेटिव को नहीं लोगों को दे पाएंगे, लोगों को कन्विंस कर पाएंगे। तो क्योंकि अगर ये सारे एरिया जो रेड कॉरिडोर में थे, अगर ये उसी तरह से मुख्य धारा में आ जाएंगे, तो मेरा ये मानना है कि ये नक्सलवाद दोबारा नहीं पनप पाएगा। लोगों ने, वहां की आम जनता ने ये समझ लिया है कि नक्सलवाद कोई गरीबी मिटाने का कोई यंत्र नहीं है। वो तो डेवलपमेंटल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने से ही होगा, जिसमें वो आम जनता को पार्टिसिपेट करने नहीं दे रहे थे। और अब जो है, मैं यूं समझता हूं, जिस तरह से बैंकों की ब्रांचेस खुली हैं, लोगों को लोन मिल रहा है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, मेडिकल फैसिलिटीज मिल रही हैं, एजुकेशन पर थ्रस्ट हो रहा है, तो मेरा ये मानना है कि ये लोग वापस अपनी दोबारा नक्सलवाद पर वापस नहीं आ पाएंगे। पुरी साहब, इस बात से कितनी मदद मिली कि अमित शाह जो है वो देश के गृह मंत्री हैं, प्रधानमंत्री के सबसे विश्वसनीय मंत्री हैं? क्या नक्सलवाद से निपटने के लिए जितने संसाधन जुटाने चाहिए थे, जितने इंफ्रास्ट्रक्चर के काम होने थे, वो तुरंत होते गए? देखिए, मेरा ये मानना है कि पिछले 11 साल से, अब तो 11.5 साल हो गए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, उनकी कमिटमेंट इस बारे में अलग रही है।
अनडाउटेडली जो देश के होम मिनिस्टर होते हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं और प्रधानमंत्री जी का उन पर विश्वास होता है, तो इसलिए इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी तो ऑलवेज मैटर करती है। लेकिन सवाल सरकार में हम लोग जानते हैं कि सब लोग मिलजुल कर एक ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और उसके तहत काम होता है, और ये अच्छा काम हुआ है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें रहा स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट का समन्वय, जो स्पेशली छत्तीसगढ़ जो वर्स्ट अफेक्टेड था, वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद कोऑर्डिनेशन बहुत तेजी से बढ़ा। स्टेट की फोर्सेस और सेंट्रल फोर्सेस ने आपस में मिलजुल कर काम किया, और अनडाउटेडली प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री जी का, अमित शाह जी का तो नेतृत्व था ही, तो क्योंकि रेगुलर मॉनिटरिंग से, रेगुलर सपोर्ट से ये इतनी बड़ी समस्या पर काबू पाया गया। मैं ये नहीं कहता, पिछली सरकार, कांग्रेस की सरकार में भी इस समस्या को बहुत बड़ा माना गया था। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने भी समस्या को देश की सबसे बड़ी समस्या लॉ एंड ऑर्डर की माना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस पर उस समय में उतना काम नहीं हुआ। लेकिन पिछले दशक से प्रेजेंट गवर्नमेंट के समय में इस पर बहुत काम हुआ। इस बार लगता है कि काफी कोऑर्डिनेटेड तरीके से तमाम राज्यों ने मिलकर और केंद्र सरकार के साथ पर्याप्त पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती के साथ जो कार्रवाई हुई है, उससे मुझे लगता है कि इस समस्या के निवारण में ज्यादा मदद मिली है। आप सही कह रहे हैं कि राज्यों का और केंद्र का कोऑर्डिनेशन बहुत आवश्यक था, जो पिछले दिनों में काफी जोर शोर से और बड़े समुचित ढंग से हुआ, और जिसका रिजल्ट आप लोगों के सामने है। बहुत बहुत शुक्रिया मोदी साहब इस बातचीत के लिए। धन्यवाद।